आइए अब चैप्टर 4 के शेष भागों का वर्णन करें। वर्गीकरण को आप देख रहे थे। वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, उसके आकारकी के आधार पर आप पहले आकारकी यानी संरचना सममिति देख चुके हैं, शरीर के तल देख चुके हैं। अब आइए शरीर के विखंडन या खंडन को देखें। अनेक जंतुओं के शरीर खंडों में बंटे होते हैं। खंडन कुछ जंतुओं में केवल बाहर से ही होता है और वास्तविक खंडन नहीं होता है, किंतु केंचुए जैसे जंतुओं में बाहरी खंडन के साथ साथ शरीर अंदर भी पटों द्वारा विखंडित होता है। वास्तविक खंडन को मेटामेरिक विखंडन कहते हैं। इस प्रकार के विखंडन में आंतरांगों की व्यवस्था का निश्चित संबंध होता है। आइए अब देह गुहा नामक आकारकी या बाहरी संरचना को देखें। देह गुहा से घिरे उन स्थान को, देह भित्ति से घिरे उस स्थान को देह गुहा कहते हैं जिसमें आंतरांग रहते हैं। आंतरांग उसे कहते हैं जो शरीर के अंदर आंतरिक अंग पाए जाते हैं। यह गुहा मध्य जन स्तर से बने पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। देह गुहा देहगुहीय द्रव से भरी रहती है। देह गुहा की उपस्थिति तथा वास्तविकता के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सीलोमेट। जिन जंतुओं में वास्तविक देह गुहा होती है जैसे केंचुआ, मेढक, गाय, मनुष्य इत्यादि। नंबर 2, एसीलोमेट। जिन जंतुओं में कोई गुहा नहीं होती है जैसे अमीबा, टेपवर्म इत्यादि। नंबर 3, सीडोसीलोमेट्स। वे जंतु जिनके शरीर में किसी कारण से गुहा तो बन जाती है किंतु यह गुहा पेरिटोनियम द्वारा ढकी नहीं रहती है, जैसे वर्ग निमेटोडा के जंतुओं जैसे एस्केरिस में। आइए अब चौथी आकारकी द्विकोरकी व त्रिकोरकी का अध्ययन करें। सभी बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर भी एक कोशिकीय निषेचित अंड से ही बनते हैं। यह क्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। बार बार विभाजन होने से अनेकानेक कोशिकाओं का खोखला गोलपुंज बन जाता है। बाद में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा इसमें 2 या 3 परिवर्धित होते हैं। जब भ्रूण में 2 ही स्तर या बाह्य चर्म तथा अंतःचर्म बनते हैं तब जंतु का शरीर 2 कोशिकीय स्तरों का होता है। अतः ऐसे जंतु को द्विकोरकी कहते हैं। इसका उदाहरण हाइड्रा है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में भ्रूण परिवर्धन में बाह्य तथा अंतःचर्म के बीच में तीसरे स्तर यानी मध्य चर्म का भी निर्माण होता है और जटिल शरीर के विभिन्न भागों अथवा अंगों का निर्माण इन्हीं 3 स्तरों की कोशिकाओं से होता है। उदाहरण मेढक, खरगोश, मानव इत्यादि। आइए पूर्व प्रचलित वर्गीकरण की कमियां तथा आधुनिक वर्गीकरण का अध्ययन करें। जंतुओं को उपयुक्त प्रकार से वर्गीकृत करने में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख शंकाएं निम्न हैं। कार्डेटा को संघ तथा समूह दोनों स्तरों में क्यों रखा गया है? क्या समूह तथा संघ का स्तर समान है अथवा समूह कार्डेटा तथा संघ कार्डेटा में कोई अंतर है? नंबर 2, संघ प्रोटोजोआ को नॉन कार्डेटा होते हुए भी उससे अलग एक कोशिकीय जंतुओं में क्यों रखा गया है? क्या वह नॉन कार्डेटा दोनों से अलग तीसरे प्रकार का प्राणी है? अतः इस प्रकार के दोषों को दूर करने एवं वर्गीकरण को अधिक वैज्ञानिक रूप देने की दिशा में अनेक वैज्ञानिकों के कार्यों से प्रभावित होकर विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली का विकास किया।
जिसको वर्तमान में अधिक मान्यता मिली है। अतः स्टोरर एवं यूसिंजर ने अपने वर्गीकरण की रूपरेखाएं वर्ष 1983 में पूर्णतया संशोधित करके प्रस्तुत की तथा इसी वर्गीकरण को अधिक मान्यता मिली है। अतः यहाँ इसी वर्गीकरण को आधार माना गया है। यह वर्गीकरण प्राणियों के उद्भव, विकास इत्यादि पर आधारित है और अधिक वैज्ञानिक एवं सरल ही है, जिसे हम सारणी के माध्यम से, फ्लोचार्ट के माध्यम से देखेंगे। इन्होंने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय कोशिकाओं वाले जीवों को रखा, यानी जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना हो लेकिन सुकेंद्रकीय हो, यूकैरियोटिक हो। इसके अंतर्गत जो संघ लिया गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो लक्षण हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म दर्शीय जंतु होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी, परजीवी या टोलियों में रह सकते हैं। इनके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। दूसरा संघ जो शुरू होता है वह है पोरीफेरा। इसका शरीर छिद्रयुक्त नाल या जल परिवहन तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल ल्यूकोसुलेनिया है। तीसरा जो संघ है सिलेंट्रेटा। इसके शरीर में गुहिका व दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है। अगला प्लेटीहेल्मिन्थेज है। इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल तथा चपटे कृमि, पाचन पथ अनुपस्थित होता है, देह गुहा का अभाव होता है। इसके उदाहरण है लीवर फ्लूक, फीता कृमि इत्यादि। अगला संघ निमेटोडा। इसका लक्षण है इनके शरीर लंबा बेलनाकार तथा खंड रहित शरीर पाई जाती है। चिकनी वलयाकार क्यूटिकल भी पाई जाती हैं। एस्केरिस इसका प्रमुख उदाहरण है। एस्केरिस को गोल क्रिम भी कहते हैं। अगला संघ है एनिलिडा। एनिलिडा संघ का जंतु का शरीर लंबा बेलनाकार खंड युक्त शरीर चलन के लिए सीटी या पैरापोडिया नेफ्रिडिया होते हैं। इसका एग्जाम्पल केंचुआ और जोंक है। अगला संघ आर्थ्रोपोडा। इनके सदस्यों के शरीर की संरचनाएं इस प्रकार है। शरीर खंडयुक्त, जोड़दार उपांग, काइटिन का बना हुआ है, कंकाल पाया जाता है और जो इनकी देह गुहा होती है वो हीमोसिल होती है। हीमोसिल के से आशय ऐसा सिलोम, ऐसी देह गुहा जिसमें रक्त भी पाया जाए। इसके अंतर्गत कनखजूरा, मधुमक्षिका, तिलचट्टा, रेशम का कीट, भिक्षु, दीमक इत्यादि। अगला संघ है मोलस्का। इसका लक्षण है इनके शरीर मुलायम होते हैं और चूने के कड़े आवरण से शरीर ढका होता है। घोंघा, सीपी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला संघ है इकाइनोडर्मेटा। इसके लक्षण है इन जंतुओं का शरीर सिर तथा खंडों का अभाव होता है। सल्की कंकाल पाया जाता है। चलन के लिए ट्यूब फीट या नालपात पाया जाता है। इसका उदाहरण तारामीन है। अगला संघ जो है कार्डेटा। जीवन की किसी अवस्था में नोटोकार्ड तथा गिलरंध्र की उपस्थिति इसका प्रमुख लक्षण है और सभी रीढ़धारी जंतु इसके उदाहरण हैं। आइए अब समस्त जीवों के 5 जगत प्रणाली का अध्ययन करें। 5 जगत प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली है। अर्नेस्ट हेकल ने तथा नीली हेरी सहवालों
इत्यादि, जिनमें कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, अर्थात असीम केंद्रकी अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके लिए एक अलग से समूह बनाया जिसे मोनरा जगत कहा जाता है। इससे पूर्व एक कोशिकीय जीवों के लिए हेकल ने सन 1868 में ही प्रोटिस्टा जगत की स्थापना करी थी। बाद में बहुकोषीय जीवों के लिए पादप जगत, जंतु जगत जैसे शब्दों का प्रयोग किया। विटेकर के अनुसार कवकों को पादप जगत से अलग करके 5 जगत प्रणाली अधिक उपयुक्त तथा विवादित रहित प्रणाली है। ये 5 जगत प्रणाली हैं। पहला जगत है मोनेरा, जिसका लक्षण है इसके जंतु प्रायः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कशाभिकाओं की सहायता से गमन करते हैं और जनन अलैंगिक होता है इनमें, जिनका एग्जाम्पल है जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल। यानी इसे ध्यान से देखेंगे, इस जगत के जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है और वो एक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और गमन के लिए इनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं और जनन केवल अलैंगिक होता है। नंबर 2, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जीव भी एक कोशिकी होते हैं, परंतु इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। गमन के लिए कशाभिका या रोमाफ पाए जाते हैं और जनन इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। प्रोटोजोआ संघ इसका उदाहरण है। नंबर 3, फंजाई। फंजाई के लक्षण है यह बहुकोशिकीय होते हैं किंतु संकेंद्रकी यूकैरियोटिक होते हैं। लवक यानी क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। गमन के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती है और जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। समस्त कवक इसी श्रेणी में आते हैं। अगला पादप, इसके लक्षण हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, इनमें लवक अथवा हरित लवक पाया जाता है, गमन नहीं होता है। मुख्यतः ये लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषी या स्वपोषी होते हैं। जनन प्रायः लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इसके अंतर्गत पाया जाता है। पादप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लास्ट जगत, जंतु जगत। इनका शरीर बहुकोशिकीय, कोशिकाएं यूकैरियोटिक, गमन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जो पेशी तंतुओं द्वारा बने होते हैं और जनन मुख्य रूप से इसमें लैंगिक प्रकार से होता है। समस्त जंतु इसके उदाहरण हैं। आइए अब 10 प्रमुख संघों का वर्णन करें। उपर्युक्त 5 जगत में से स्पष्ट है कि जंतुओं से संबंधित 2 ही जगत है, प्रोटिस्टा जंतु, प्रोटिस्टा तथा जंतु। इन्हीं 2 जगतों का यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। नंबर 1, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के जीव अत्यंत सरल, यूकैरियोटिक और एक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें एक ही संघ पाया जाता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस नामक वैज्ञानिक, यद्यपि इनका प्रारंभिक अध्ययन अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने भी किया था। आइए संघ प्रोटोजोआ को देखें। प्रोटोजोआ शब्द 2 शब्दों से बना है, प्रोटोस और जून। प्रोटोस का अर्थ होता है प्रथम और जून का अर्थ होता है जंतु, अर्थात प्रोटोजोआ
का शाब्दिक अर्थ प्राथमिक जंतु से है। इस संघ के अंतर्गत लगभग 50,000 जातियां पाई जाती हैं और जो इनमें से लगभग 20,000 जातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। आपके स्क्रीन पर इस संघ के सदस्यों का चित्र दिखाई दिया जा रहा है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। आइए प्रोटोजोआ संघ के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करें। इस संघ के जंतु सूक्ष्मदर्शी यानी केवल सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। एक कोशिकीय अर्थात इनका संपूर्ण शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा ससीम केंद्रकी अर्थात ये कोशिका यूकैरियोटिक होती है। नंबर 2, ये जल, कीचड़, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वाश्रयी अथवा अन्य जंतुओं या पेड़ पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। नंबर 3, ये एकाकी अथवा संघीय जीवन व्यतीत करते हैं। इसका अर्थ है ये अकेले तथा कॉलोनी में या समूह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 4, इनमें शरीर की आकृति भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रायः वातावरणीय दशाओं एवं गमन की आवश्यकताओं के अनुसार ये शरीर इनका परिवर्तनशील होता रहता है। नंबर 5, इनमें गमन के लिए विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे रोमाव, कशाभिका तथा कूटवात, जिसे पादाप भी कहा जाता है। नंबर 6, ये एकल केंद्र की यानी इनकी कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक अथवा द्विकेंद्रक अथवा बहुकेंद्रक यानी एक से अधिक भी केंद्रक हो सकते हैं, जैसे अमीबा में 2 होते हैं। नंबर 7, पोषण प्राणिसम। पोषण प्राणिसम से आशय कि पोषण इनका प्राणियों के जैसा होता है। कुछ जातियां परजीवी होती हैं, यानी जो दूसरे जीवों से अपना भोजन और आवास प्राप्त करती हैं। कुछ जातियां मृत जीवी होती हैं, अर्थात जो मरे जंतुओं पर से अपना आवास और भोजन प्राप्त करती हैं। अथवा अन्य कुछ जातियां पादप भोजी होती हैं, यानी इनकी कुछ जातियां का पोषण पादपों के समान यानी पौधों के समान होता है, जैसे यूग्लिना। नंबर 8, सामान्यतः शरीर नग्न अथवा तनु त्वक से ढका रहता है, किंतु कुछ जातियां अपने ऊपर खोल भी बनाती हैं। नंबर 9, जनन प्रमुख रूप से अलैंगिक विधियों द्वारा होता है, किंतु कुछ लैंगिक क्रियाएं जैसे संयुग्मन भी कुछ सदस्यों में देखा गया है। नंबर 10, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक जातियों में पुटिभवन अथवा परिकोष्ठन कर बच निकलने की क्षमता होती है, अर्थात इनमें नहीं होती है, अतः ये अविनाशी कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमीबा को अविनाशी या अमर प्राणी कहते हैं, क्योंकि इसमें पुटिभवन की क्रिया पाई जाती है। पुटिभवन को आगे हम अमीबा के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।